अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 45 स्टार्ट करते हैं जी। आवाज़ मिस तो नहीं हो रही इस तरह करने से? नहीं, ओके। अच्छा जी, ये आज वाले लेक्चर की ना साउंड वैसे रिकॉर्डिंग में भी सुननी है। हाइब्रिड में सेटल डाउन हो जाए जी, जल्दी किया करें। ये गर्ल्स वाली हाइब्रिड क्लास में बैठ जाए एंड पे फीमेल स्टूडेंट, पता नहीं क्यों अभी तक खड़े हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में था, आपको मसला आया हो। आसान सा सवाल था, सिवाय इसके कि ये 15 नंबर का सवाल कैसे हो सकता है, और कोई मसला नहीं होना मेरे ख्याल से। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पुराना सवाल है, छोड़ें आप इस बात को। इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें, इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज़। कितने बच्चों ने ये सवाल अटैम्प्ट किया था, थोड़ा अंदाज़ा तो? अच्छा, ऊंचा हाथ, ऊंचा, मुझे नज़र आए। जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उनको कोई मसला नहीं आया। किसी को मसला है तो पूछे ना प्लीज़। डाउन पेमेंट क्या होती है जी? असल में ना ये थोड़ा डिफरेंट काम था। वाइट लिमिटेड इज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल टाउनशिप। ये छोटे छोटे टाउन्स बनाते हैं। जैसे कोई बंदा भी यहाँ पे कोई सोसाइटी स्टार्ट करता है तो लोगों से कहता है कि जी आ जाएं, आपको प्लॉट देते हैं, और फिर कुछ पैसे किस्तों पे अगर दें तो एडवांस में ले लेते हैं। बोलो, फिर उसके बाद किस्तें लेते रहते हैं और काम चलता रहता है। लेकिन ये जो पैसे एडवांस में लिए जाते हैं, इससे वो डेवलपमेंट ही करते हैं। खड़े हो जाओ ना तुम, अबू ने नहीं आने दिया था। थोड़ा ऐसे हो खड़े हो भाई, पिछले बार डिस्टर्ब ना हो, छुट्टी कर लेता है, कभी भी दिल करता है इसका। अच्छा भाई साहब, आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, आप समझ लें एक टाउन बना रहे हैं, और वहाँ पे आपने अपने कस्टमर से कुछ डाउन पेमेंट रिसीव कर ली है, ठीक है जी, लेकिन वो एडवांस जो है ना आपने रिसीव किया। असल में ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वो कहता है फंड्स वर अरेंज्ड एज अंडर। ओनर से कहा घर से पैसे ले आओ। आपके साथ जो दोस्त मिलकर सोसाइटी बना रहे थे, 3-4 लोग मिलकर, आपने उनसे कहा यार घर से कुछ पैसे भी लाओ। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सोसाइटी बना के प्लॉट बेचने हैं तो कोई सड़कें बनाएंगे, कोई टंकी लगाएंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना, तो कंस्ट्रक्शन ही तो होती है, ठीक है। तो उसके लिए ओनर से कहा घर से पैसे लेके आओ। 2 बैंकों से लोन लिया और कुछ पैसे एडवांस में भी ले लिए जिन लोगों को प्लॉट दिए, ठीक है। तो जिन लोगों को प्लॉट देने थे उनसे जो पैसे एडवांस में लिए हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना इस्तेमाल, उसी लिए लिए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने घर बना के देना है, आप प्लॉट नहीं बेचते, आप घर बना के देते हैं, तब भी आपने जो एडवांस लिया है, आप कंस्ट्रक्ट करके जो घर देंगे, आप साथ साथ किस्तें भी ले रहे होते हैं, काम भी चला रहे होते हैं। तो जो एडवांस पैसे आए हैं वो पैसे भी आपने इसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उसके ऊपर आप कोई फाइनेंस कॉस्ट पे नहीं करते, ठीक है ना। तो ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, आप अपने जेब से पैसे लगा दें, मुमकिन है? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। बच्चे समझते हैं कि जी बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक पढ़ने के बाद समझते हैं कि बिल्डिंग सिर्फ बन ही लोन से सकती है। क्यों भाई? आप 1 रुपया लोन ना लें, आप बिल्डिंग अपने पैसों से बना लें। दराज में जो पैसे पड़े हुए हैं आपके पास, आप वो यूज करें, आप बिल्डिंग बनाएं। 1 रुपया फाइनेंस कॉस्ट नहीं, बोरिंग कॉस्ट होगी नहीं उसमें, सही है ना। आप ओनर से पैसे मंगवा लें, कोई बोरिंग कॉस्ट आपने नहीं ऐड की। आपने जिसके लिए बिल्डिंग बनानी थी, लेट्स से आप बना के किसी को देने लगे आगे, उससे आपने डाउन पेमेंट ले ली कुछ, आपके पास पैसे आ गए, फाइनेंस आ गया, लेकिन आपने कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना, ठीक है ना। ऐसे ही आपने कोई लोन भी ले लिया, पैसे कम पड़ गए तो उस पर इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं? हम प्रोजेक्ट शुरू करें तो हम अपने घर से, ओनर्स घर से पैसे ले आएँ, या स्पेसिफिक लोन ले लें, या जनरल लोन ले लें, या ये तीनों ना करें। बिजनेस के पास पैसे मौजूद थे, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, असल में कैश रिजर्व पड़े हुए थे, तो वो यूज कर लिए। गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दी कि यार आप यहां पर बिल्डिंग बना रहे हो, यहां पर बिल्डिंग की तो जरूरत ही बड़ी थी, आपने तो हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी, चलो इतने पैसे हमारी तरफ से आपको हम इमदाद भी करते हैं। ये भी फाइनेंस है उसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट फाइनेंसेस हैं। इनमें से इंटरेस्ट वाली तो भाई ये लोन ही होता है, बाकी तो घर से ओनर लाएं तो हम उसको भी बोरिंग कॉस्ट में ऐड नहीं करते। कोई डाउन पेमेंट ले लें जिसके लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है बोरिंग कॉस्ट में, उसका भी कोई चक्कर नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दी तो भाई वो भी
मुफ्त में पैसे आ गए हैं, उसके ऊपर भी कोई कॉस्ट पे नहीं हो रही होती, अपना फंड यूज कर लिया है, कहीं से लोन ले लिया तो उसके ऊपर भी यूज तो हो सकता है, अपना फंड भी, अपने पैसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें था ये कि कॉस्ट इनकर होना शुरू होगी 16 फरवरी से, ठीक है। वो कहता है जी आशियाना शुरू किया इन्होंने, ये टोटल कॉस्ट्स हैं, ओके। और कंपनी ने प्लान किया हुआ है टू फाइनेंस दिस फ्रॉम शेयर होल्डर्स इक्विटी, बैंक लोन, डाउन पेमेंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बायर्स, ठीक है। ये तीन जगहों से वो कह रहे हैं हम इक्विटी भी ओनर से भी कहेंगे घर से पैसे लाएं, बैंकों से भी लोन लेंगे, डाउन पेमेंट्स भी लेंगे बायर्स से, जिनके लिए हम ये आशियाना बना रहे हैं, ओके। डिटेल ऑफ कॉस्ट, अच्छा वो कहता है द कंस्ट्रक्शन बिगैन ऑन 1 जनवरी 6 एंड कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 6। कमाल है, फटाफट ही किया काम उन्होंने, 11 महीनों में बना के इन्होंने सोसाइटी साइड पे कर दी, ठीक है, स्पीड से काम किया है। अच्छा खैर, अब कॉस्ट इनकर होना शुरू हुई हैं 1 फरवरी से। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने कहा था मैप फी, परमिट फी, जैसे मैप बनवा रहे हैं, मैप भी तो एक डॉक्यूमेंट है, उसे सबमिट करवा रहे हैं, अप्रूव्ड मैप लेकर एलडी से शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट ही है, फीसेज होती हैं इसके, डॉक्यूमेंटेशन की फीस है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन फीस है, ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। फिर लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, कहते सारे बिल पे हो गए हैं एक्सेप्ट 15 मिलियन जो कि शामिल है इसमें, जो अभी पे नहीं हुआ, जनवरी में हुआ था, ठीक है। हमें क्या मसला होता है जब बैलेंस शीट मांग लेता है, इस सवाल में चीजें ज्यादा होती, ठीक है ना। सवाल बहुत आसान था, लेकिन सवाल में चलो बातें डिस्कस करते जा रहे हैं। अब आगे कहता है ये फाइनेंसेस अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन पे हुई है 16 फरवरी को, उस वक्त तो ना कोई स्पेसिफिक लोन था, ना कोई इक्विटी थी, ना कोई जनरल लोन था, तो ये फिर कैसे पे हुआ? दराज में से पड़े हुए निकाल लिए होंगे। जनरल तो ऐसे नहीं कि कोई भी जनरल लोन का जिक्र नहीं है तो नहीं है भाई, इक्विटी भी नहीं है, पहले इक्विटी भी 1 मार्च को आ रही है, तो फिर वो पैसे कहां से इस्तेमाल हो गए होंगे? दराज वाले पैसे इस्तेमाल हो गए होंगे, कोई मसला नहीं है, वो भी तो इस्तेमाल हो सकते हैं। दराज वाले देखो, इक्विटी तो फिर वो भी है जो बिजनेस ने कमा कर रखे हुए हैं, ठीक है ना। इक्विटी हम ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के लिए घर से पैसे मंगवा लेते हैं, ठीक है ना, उससे पहले भी इक्विटी पड़ी होती है, बिजनेस ने कमाए होते हैं, रिटेन अर्निंग वो भी ओनर के ही होते हैं, वो भी इक्विटी, उसको भी इक्विटी कहते हैं। उसको छोड़ दो, जरा सिंपल रखो बात को, ठीक है ना। ओके, तो सिंपल बात, फंड्स अपने यूज कर लिए होंगे, बाकी तो पैसे आए नहीं हुए थे। लेकिन इन सारी बातों से हटकर रिक्वायरमेंट क्या थी? डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज। अब शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर तो कोई बोरिंग कॉस्ट होती नहीं है, क्योंकि इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। उसके बाद ये 2 लोन्स हैं, स्पेसिफिक लोन्स ही लग रहे हैं, सवाल खामोश है तो हम लोन को स्पेसिफिक कहते हैं, वैसे खामोश लग भी नहीं रहा, प्रोजेक्ट के लिए ही प्रोजेक्ट के बाद आ रहा है और इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बोला तो हम स्पेसिफिक ही अज्यूम करते होते हैं। आपको ये बताया हुआ ना कि अगर सवाल खामोश हो तो लोन स्पेसिफिक अज्यूम करते हैं, लेकिन रनिंग फाइनेंस जनरल होता है, लिखवाया था ना। फिर सस्पेंशन के बारे में खामोश हो तो हम नॉन रूटीन अज्यूम कर, आपको क्या पता, हमने ये बात हफ्ते में की थी, ठीक है, नॉन रूटीन अज्यूम करते हैं, ठीक है, वैसे खामोश होता नहीं है, लेकिन ये बातें हमने कर रखी हैं। अच्छा, तो ये दोनों लोन स्पेसिफिक हैं। और डाउन पेमेंट पे भी कोई फाइनेंस कॉस्ट है भी नहीं, ठीक है। अब उसने जो मांगा हमसे वो है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोन वाला चक्कर है, हमें पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि कितनी पेमेंट कब हुई, किस में से हुई भाई, ठीक है। हमने तो सिंपली क्या करना है, हमने तो बस इस 30 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाना है, इस 40 के ऊपर भी इसका इंटरेस्ट रेट लगाना है, और इनके पीरियड को देख लेना है। अब दोनों ही 1 मार्च को हैं। अब स्पेसिफिक लोन का रूल होता है लेटर ऑफ वाला, लेटर ऑफ यानी तीनों तो काम जब पूरे हो जाएं, लोन रिसीव्ड 1 मार्च, वर्क स्टार्टेड ठहर जो यार, 1 जनवरी कहां लिखा हुआ है? ये वर्क स्टार्टेड 1 जनवरी, फर्स्ट पेमेंट 16 फरवरी, लोन रिसीव्ड 1 मार्च, तो ना जनवरी ना फरवरी, हमारे लिए तो मार्च, लेटर ऑफ, ठीक है। अब मार्च से लेकर 30 नवंबर तक कोई किस किस्त पे तो होती नजर नहीं आ रही कि वो बदले, तो मार्च से जनवरी फरवरी कोई नहीं है और दिसंबर कोई नहीं है, तो 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स ये दोनों के लिए ही है, कोई सस्पेंशन नहीं है, तो भाई इतना सही सवाल था, 9/12,
ठीक है, ये है आपका सोल्यूशन। नहीं दिया हुआ तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम ही नहीं है, उसने ऐसी बात ही नहीं की हुई है। क्या ये जरूरी है कि आप स्पेसिफिक लोन लें तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे सरप्लस की? नहीं जरूरी है, सवाल में नहीं लिखा तो नहीं लिखा हो, डन हो गया। ठीक है, इसीलिए तो रिसीट पेमेंट की बात भी नहीं की मैंने कि मत बनाओ रिसीट पेमेंट। जनरल लोन वैसे नहीं है, अब बड़े हो गए ना, अब आज आखिरी दिन है हमारा, कल नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज पिछली क्लास में बच्चे का मैंने कहा क्या हुआ है, तो सर बहुत बोर क्लास है। मैंने कहा यार हद होगी यार, मतलब बोरिंग कॉस्ट पे ये दिन ना लगाते हो? कहते जी आज नहीं लगाना चाहिए था, आज एक्स्ट्रा डे है। तो आप अगर आज लैग कर रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, ये बता दूं, ठीक है ना, होना नहीं चाहिए। गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी, सारे एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, पास पेपर सारे कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक भी सारे कर चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करवाने वाले थे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, आज नोट्स को एक दफ़ा गो थ्रू करवाऊंगा, कोशिश करूंगा आखिरी 10 से 15 मिनट में उसको देख लेंगे। नोट्स, ये जो नोट्स मतलब कह रहा हूँ जो किताब के अंदर लिखे हैं, लेकिन बच्चों को ये कह दिया है मैंने कि एक एक लफ्ज़ पढ़ लो। अब कल की क्लास के पहले 15 मिनट में जो सवाल पूछ लोगे, बाद में नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि आपको ये ना कहूँ तो आप पढ़ते नहीं हैं। आप कहते हैं हाँ पढ़ लेंगे, और फिर आखिरी महीना अंत पहुंचता है कहते हो हाँ पढ़ लेंगे, तो वैसे का वैसे ही रह गया। अब पढ़ लेते हैं, जब पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं यार ये मसला है, फिर उस वक्त पूछने और बताने वाले इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, अच्छा भाई ये बस इतना सही था, पर ठीक है अब नंबरों को मत देखो, बस आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, बस ठीक है। चलें आगे। 3 में को मसला, 3 को क्विकली करते हैं 5 मिनट में। मसला किसी को है तो बता दो, कोई स्पेसिफिक मसला भी मैं एड्रेस कर दूं। 3 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? कम होते जा रहे हैं, क्या चक्कर है? अच्छा 4 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? अल्फा ट्रेडिंग, ये बढ़ गए। अच्छा कितने बच्चों ने एक भी सवाल नहीं अटेम्प्ट किया? शर्म तुमको मगर क्या मतलब, लग रहा था कि ऐसे पढ़ते गए तो पास हो जाऊंगा पहली बार में। साकिब को बुलाएं जी। ओके क्विकली रिक्वायरमेंट, ओ मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, ओ नो इसको दोबारा करेंगे। मुझे लगा शायद आपने ये समझा कि मैं तो ऐसे पास हो जाऊंगा पहली अटेम्प्ट में, ऐसा कोई काम ना हो जाए मुझसे गलती से। ओके टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द ईयर, ये कोई कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट अलग नहीं करवा रहा, ये कह रहा है बैंक को कितने पैसे देने, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है। वो अलग बात है कि उसमें से कुछ हम एसिड में कैपिटलाइज करते हैं, कुछ भाई हफ्ते वाला लेक्चर तो यार अवेलेबल करवा दो यूट्यूब पे, भूल गए तो करवा देना चाहिए था। अभी भी मसला कर रहा है, अभी भाई ले लीजिएगा फिर। वैसे कल संडे को भी हमने लेक्चर्स चलाए थे, पता है आपको? हाँ यहाँ पे सैनमास्कोप लेक्चर चलाए थे, ठीक है। अच्छा लैब में जाके मुझसे लिखवा लेना। कितने बच्चों का लेक्चर रहता है हफ्ते वाला? इतने बच्चों की तो जगह भी नहीं होगी इकट्ठी। चलो आओ क्लास के बाद देख लेते हैं इसको। ओके सुनो, टोटल बोरिंग कॉस्ट, सवाल पढ़ते हैं। ऑन 1 नवंबर 2001, ईयर एंड है, पता नहीं कौन सा अभी फिलहाल नहीं पता। 1 नवंबर 2001 जमाल नासिर एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड वर्धा कंस्ट्रक्शन टू हैव बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर 2.8 मिलियन। जमाल नासिर एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरिंग 2002, यानी 2001 1 नवंबर 2001 को कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट पर कोई एंट्री नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना मिसाल के तौर पे, तो मैक्सिमम ये होगा कि 2001 में खड़े होकर आप पीपीई का नोट बनाएंगे तो उसकी दुम के तौर पे उसके सब नोट में लिख दोगे कि हमने फ्यूचर में एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये मैंने आपको डिस्क्लोजर्स में पढ़ाया था कि अगर आपकी कोई कमिटमेंट है टू एक्वायर या कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो उसको डिस्क्लोज कर दो। तो सिर्फ अंग्रेजी लिख के बता सकते हैं कि जी हमारा एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, कि हम 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। आप यूजर को के लिए रेलेवेंट होती है ना ये बात, तो बस ये डिस्क्लोज कर सकते हैं, वरना एंट्री नहीं होती। हाँ अगर एग्रीमेंट के दिन एडवांस पे कर दें तो उसकी एंट्री होगी। एडवांस डेबिट की थी एंट्री जाते वक्त को, ठीक है ना, कैश पे। ओके लेकिन यहां पर 1 नवंबर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 जनवरी 2002 ड्यूरिंग, ठीक है ना। ओके
यकम जनवरी पे, फिर यकम मार्च पे, यकम मई पे, यकम दिसंबर पे, टोटल 30 लाख। कहा था उनको 28 लाख में बिल्डिंग बना दो, तो क्या करें, लड़ पड़े? नहीं, उन्होंने कहा था कि 28 लाख में बना देना, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कभी कभी बढ़ जाया करती है, कोई मसला नहीं है। अब एक्चुअल में 30 लाख बन गए, ठीक है, कोई मसला नहीं। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड एंड बिल्डिंग वॉज रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी ऑन 31 दिसंबर 2002। आसान सवाल, यकम जनवरी को काम शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है पूरा साल। जमाल नासिर एंड कंपनी हैड फॉलोइंग डेट्स आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर 2002। कहता है ये 1, 2, 3 जो डेट्स हैं ये 31 दिसंबर 2002 पर पड़े हैं, ठीक है, ये तो क्लोजिंग की बात की उसने, ठीक है, ये पड़े हैं इस साल के एंड पे, ये पड़े हैं और पड़े हैं जिनमें स्पेसिफिक डेट है 15% का, 3 ईयर का ये डेट हमने लिया है टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेटेड 31 दिसंबर 2001। मतलब यकम जनवरी हो गया, ठीक है। अच्छा, यकम, ये देखो मैंने इसको पहले नंबरिंग की हुई है ना, देखो मैंने इसको 1A कर दिया जब जरूरत पड़ी, इसको 1B, मतलब 31 दिसंबर का मतलब यकम जनवरी होता है ना, 31 दिसंबर 1, यकम जनवरी 2, तो इसको एक डेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, विद इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर, ये ₹1.5 मिलियन ये लोन की अमाउंट गिवन थी, जरा अजीब तरीके से लिखी हुई थी एडजस्टमेंट, बहरहाल क्या हो सकता है। लोन लिया 3 साल का 15% है, उस पर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पे होता है 31 दिसंबर 2001 पे और एनुअली, ठीक है। और ₹1.5 क्या है, डैश लगा के लिखा हुआ था, ये लोन की अमाउंट लिखी हुई, ठीक है, सही है। अच्छा, अब अदर डेट्स, अब ये देखो ये लोन कब आया है, ये लोन कब आया है, ऑब्टेन टू फाइनेंस, तो मेरे ख्याल डेटेड 31 दिसंबर, जिसको मैंने जबरदस्ती खींच के यकम जनवरी कर लिया है, स्पेसिफिक लोन है, ठीक है। ये यकम जनवरी 2 को आया है और 31 दिसंबर 2 पर आउटस्टैंडिंग भी है, यानी कोई किस्त पे हुई भी नहीं ना, किस्तों की बात कर रहा है। आगे बढ़े, अदर डेट्स 10% इंटरेस्ट वाला एक 5 साल का लोन है जो 98 में आया था, ये तो पहले से पड़ा है, और 5 साल का है, तो मतलब अभी 2099, 2001, 2, 3 कहीं जाकर 3 में वापस होना है, ठीक है। हमारा पूरा साल आउटस्टैंडिंग भी रहा और है भी जनरल, ठीक है, पहले से पड़ा हुआ है, स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया। फिर 12% 10 ईयर बॉन्ड्स इशूड को हम कहा करते हैं आजकल लोन पेएबल, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह ईपीएस में जाके पता भी लग जाएगा। तो 12% 10 ईयर लोन पेएबल ऑन 31 दिसंबर 97, ये 31 दिसंबर 97 को आया था, ये तो 2007 में जाके वापस होना है, और यहां पर उसने पहले बता दिया आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है, विद इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर, और इसकी अमाउंट कितनी है 1.2। अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। कीपिंग इन व्यू रिक्वायरमेंट I-23 कैलकुलेट फॉलोइंग टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, इधर देखो भाई, एक तो पूरा साल ही है ना असल में, तो ये बड़ा फायदा है, 15 लाख का लोन है, उस पर 15% इंटरेस्ट है पूरा साल, प्लस ये 11 लाख वाला लोन है, इसका इंटरेस्ट रेट 10% है, और ये भी पूरा साल। मैं तो नहीं कह रहा कि आउटस्टैंड ये कैपिटलाइज कितना हो या एक्सपेंस आउट कितना हो, ये तो बात ही नहीं हो रही, वो कह रहा है टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, बैंकों को इन लोन्स की मद में टोटल पैसे देने कितने हैं इंटरेस्ट की मद में, ठीक है। वो तीसरा लोन, ये भी पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो बैंक ने इसके ऊपर भी पूरे साल इंटरेस्ट लेना है जी, तो टोटल कितना बन गया 479,000 में चल रहा था ना, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो या यूं भी लिख सकते थे आप, 479,000, ठीक है भाई, जरा आप साइड पे जगह नहीं है यार, के लिख देते हैं जी, के से काम पर्चे में ना चलेगा, तो मैं ये दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, या 479,000 लिख दो, या ऐसे भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, 479,000, सिर्फ 479 ना लिखना, अच्छा नहीं लगेगा फिर, ओके, यहां तक को मसला। नेक्स्ट वो कहता है कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन रेट तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट, स्पेसिफिक लोन पे निकालते हैं ना, स्पेसिफिक लोन का कोई स्पेसिफिक लोन का अपना रेट मौजूद होता है, कैपिटलाइजेशन रेट का लफ्ज इस्तेमाल होता है जनरल लोन्स के, और वो भी अगर एक ही जनरल लोन हो तो फिर वही रेट आ जाता है, और अगर एक से ज्यादा जनरल लोन्स हो तो कैपिटलाइजेशन रेट भी एवरेज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल लोन एक से ज्यादा हैं, तो
बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो कैसे निकलेगा, इधर देखिएगा। लोन है जी 11 लाख वाला, इस पे इंटरेस्ट आएगा 10%। देखो ये 11 लाख पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग ही है, प्लस 12 लाख भी पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग ही है, इसका इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिवाइड करते होते थे लोन आउटस्टैंडिंग से, तो ये लोन आउटस्टैंडिंग आ गए, तो रेट कितना आ गया 11.04%। अब बच्चों को इस क्विक कैलकुलेशन से मसला हो जाता है। ठीक है, तो इनके लिए मैं घर से ये करके लाया था। असल में ये बात है जो आप करते हैं, लोन है 1100 का और 1200 का, मंथ्स आउटस्टैंडिंग पूरा साल, तो लोन आउटस्टैंडिंग भी 12% 10% ये इंटरेस्ट निकला, ये टोटल इंटरेस्ट, ये लोन आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट डिवाइड बाय लोन इंटू 100 11.04। असल में हुआ क्या है, असल में हुआ ये है, इधर देखना जरा, कि हमने ये देखो लोन आउटस्टैंडिंग इंटू इंटरेस्ट प्लस लोन आउटस्टैंडिंग इंटू इंटरेस्ट, ये दोनों क्या बन गए इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो उस कॉलम का टोटल आ गया। नीचे लोन आउटस्टैंडिंग कर दिए ऐड, तो ये लोन आउटस्टैंडिंग वाले कॉलम का टोटल आ गया। तो यही तो करते थे, ठीक है ना। तो इतनी देर नहीं लगानी पर्चे में, अगर इतना इजी हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बी पार्ट बहरहाल ये आपको जैसे पहले दफा सिखाया था उस तरह से देखा जाए तो ये, हाँ वैसे तो आपस की बात है। अगर मिसाल के तौर पर ये 10/12 होता तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ वर्किंग में ही 10/12 उसको कर देते। लेकिन अगर आ जाए इस तरह से फ्रैक्शंस तो अपनी वर्किंग कर लिया करो। पर चूंकि वर्किंग है कोई मसला नहीं है, ऊपर आप ये अंग्रेजियां भी पूरी तरह ना लिखो, कोई मसला नहीं है, बस एब्रीविएशन यूज करके भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये वो तफसील है जिस तरह से हमने किया हुआ था। ओके, चाहिए इसकी तस्वीर। ओके जी, लास्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। बड़े हो गए हैं भाई, अब कहीं पे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नजर आए नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, बिल्कुल स्पेसिफिक लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। रिक्वायरमेंट में एब्रीविएशन यूज नहीं करने आप लोगों ने, आपका पेपर अभी पास नहीं है जी। स्पेसिफिक लोन आया, कोई सस्पेंशन वगैरह भी नहीं है। स्पेसिफिक लोन आया कितना 1500, इंटरेस्ट अच्छा। अब एक मिनट रुक जाओ, हमें यहां पर चाहिए होता है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का कैपिटलाइजेशन पीरियड, ठीक है। ओके, अब क्विकली करना है। लोन रिसीव्ड स्पेसिफिक, देखो इस पर डिब्बा लगा हुआ है, इसको नहीं लेते होते हम ना रिसीट पेमेंट के वक्त, ना ही इसको लेते हैं हम कमेंसमेंट सेशन वाला ये रूल के वक्त, ठीक है। तो लेटर ऑफ के लिए स्पेसिफिक लोन का, स्पेसिफिक लोन है असल में जिसके लिए लेटर ऑफ वाला रूल है, ठीक है। तो लोन रिसीव्ड यकम जनवरी, कितने यकम जनवरी, हाँ 31 दिसंबर, ठीक है 31 दिसंबर कर लो, यकम जनवरी की बात है। लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, अब वो कोई कहेगा यकम नवंबर को वर्क स्टार्ट हो गया है, अच्छा हो गया, लेट्स से हो गया, तब भी हमने तो लेटर लेना है। वैसे नॉर्मली होता ही है, एग्रीमेंट के बाद जब पेमेंट होती है वर्क उस दिन स्टार्ट होता है, तो नॉर्मल अजम्पशन यही थी कि यकम जनवरी को वर्क स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कोई जिद कर ले, पकड़ ले जिद, कहे नहीं यकम नवंबर को ही वर्क स्टार्ट हो गया, तो ठीक है। लोन रिसीव्ड यकम जनवरी 2 पे, वर्क स्टार्टेड यकम नवंबर 1 पे, और फर्स्ट पेमेंट यकम जनवरी पे, तो लेटर क्या है यकम जनवरी। किसी ने लोन की डेट 31 दिसंबर पे डाली, तब भी यकम जनवरी ही कमेंसमेंट डेट बनती है, जो मर्जी कर लो, लेटर जो यही है, ठीक है। तो यकम जनवरी 2002 कमेंसमेंट की डेट आ गई। वर्क किस दिन कंप्लीट हो रहा है, रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी हो गया जी 31 दिसंबर 2002, पूरे 12 महीने, तो आ गया 12 मंथ्स। ये ऐसे सवालों को मैंने कच्ची लस्सी की तरह बढ़ाया, कोई जान कोई नहीं थी, ठीक है। तो कितने महीने जी, पूरे 12 महीने, कोई सस्पेंशन वगैरह नहीं है। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो पागलों की तरह नहीं बनाने की जरूरत, ठीक है। लेकिन चलो यहां पर रिसीट पेमेंट बना दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। तो लेस क्यों करें जब नहीं है इन्वेस्टमेंट इनकम, वक्त बचाना, ठीक है। अच्छा, अब रिसीट पेमेंट जबरदस्ती बना लेते हैं, कोई ऐसा मसला था नहीं कि कोई जरूरी हो। चलो रिसीट पेमेंट, ये मैंने 1A 1B लिखा हुआ था। लोन रिसीव्ड 31 दिसंबर 1 या यकम जनवरी 2, फर्स्ट पेमेंट यकम जनवरी 2, रिसीट पेमेंट है। उसके बाद सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, फोर्थ पेमेंट,
ठीक है, चलो नंबरिंग हो गई, फटाफट आ जाओ। लोन रिसीव कितना हुआ है जी यकम जनवरी को? 1500। फर्स्ट पेमेंट यकम जनवरी को 420, आपका अपना नंबर। नेट कितना बच गया? 1000। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको बैलेंस के कॉलम में लिखने की, मैं वैसे ही आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूँ कि ऐसे हम करते थे। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट रेट गिवन नहीं है, और कहीं सवाल में ऐसा जिक्र भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमाते हैं। तो नहीं है तो नहीं है, पुराने सवालों में नहीं होता था, आजकल होता है। लोग सियाने ज़्यादा हो गए आप जी, पूरा नहीं पड़ता आप जी। सेकंड पेमेंट 600, बाकी 480। उसके बाद थर्ड पेमेंट 1080 की है, तो स्पेसिफिक लोन हो गया खत्म। लेकिन मुझे इन तीनों की कोई जरूरत नहीं थी, बारह लिख लिया हमने, कोई मसला नहीं बनाते हुए। बाकी 600 जनरल लोन से। उसके बाद कोई करना चाहे तो कर ले अगली चीज, राइट। अगला क्या है जी? 900। किस दिन? कोई जरूरत है? अब पहला बताओ। फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट है, कितना? अब मुझे बताओ, जब ये 900 पकड़ोगे और कहोगे ये 900 जनरल लोन से पे हुआ है 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2002 से 31 दिसंबर 2002 तक, तो सिफर। इसलिए कहता होता था आपको कि सीजेशन के बाद की डेट की कोई रिसीट पेमेंट ना लो, सीजेशन पर भी को पड़ी हो तब भी ना लिया करो, क्योंकि उस दिन सब कुछ ही रुक जाना है, ठीक है। तो उससे ऑनवर्ड्स कुछ भी नहीं जी। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो होगी इंशाल्लाह, वो तो हमने प्रैक्टिस भी बड़ी की आज अल्फा ट्रेडिंग में भी एक दिन, इसीलिए तो लगा रहा हूं कि वो छोटी सी बारीकी समझ में आ जाए हमें। ओके जी, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, मुझे सिर्फ ये चाहिए था 600 जनरल लोन से पे हुआ है, यकम मई को पे हुआ है, ठीक है। तो 600 इंटू, अब रेट ऑलरेडी निकल चुका हुआ है, ये 11.04%, ठीक है। ये रेट बी पार्ट में निकला है, और जी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8/12 जी बोलें। 225 44.16 ठीक है जी। तो ऐसे बस कच्ची लस्सी की तरह लंबा किया सवाल को, खामखा कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल अच्छा होता है, चलें ज़रा फेरेटिकस हो गई है। रिक्वायरमेंट ए, रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट सी। अब हो जाए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 4 से पहले जरा मिस्टर इमाम वाला क्वेश्चन है जी, जिसकी जर्नल एंट्रीज कल आपको करवाई थी मैंने, ठीक है। कल का मतलब लास्ट वर्किंग डे होता है, और कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, ओके, आने वाले कल का जी। अच्छा जी, अब एंट्रीज से देख के आप लोगों में से कितने बच्चों ने बैलेंस शीट बनाई घर पे? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, माशाल्लाह। रिक्वायरमेंट भी पढ़ लिया करें। रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की? होमवर्क वाला क्लास वर्क वाला सवाल सबसे अहम होता है, सबसे पहले वो करना होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट बनानी थी, पता नहीं आप लोग कहाँ सोए हुए, कहा भी था। अच्छा जी, अब एक तो ये है कि हम जर्नल एंट्रीज को देख के बैलेंस शीट
बना लें यहाँ से, ये एंट्रीज की थी हमने, ठीक है ना, आपकी क्लास में की हुई एंट्रीज हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट यानी एक्सट्रैक्ट की तरफ डायरेक्ट जाएं। इस वर्किंग को तो बनाना ज़रूरी था, ये वर्किंग तो हमने कर ली, अब इसी वर्किंग को देख के हम बैलेंस शीट बना लें, ठीक है जी जी। तो प्रोग्रेस बिलिंग आपको क्या पता, अच्छा, लेकिन आसान है, कोई नहीं, मुश्किल नहीं है, आप बस ज़रूरत इस चीज़ की आप लेक्चर ले लीजिएगा। अच्छा जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल में वो कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, तो आपको नहीं हम तो एंट्रीज करेंगे तभी जाकर बना पाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे हम रिवैल्यूएशन में करते थे, हमने वर्किंग बनाई मेरे दोस्त, हमने वर्किंग बनाई और वर्किंग बना के हमने जनरल एंट्री सीखी, फिर लेजर बनाए, फिर नोट पे गए, फिर जब थोड़े बड़े हो गए तो हमने कहा अब रिक्वायरमेंट को देखा करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज की तो वर्किंग से डायरेक्ट जनरल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट है नोट की तो वर्किंग से डायरेक्ट नोट। ऐसे ही यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज की है तो इस वर्किंग से जनरल एंट्रीज करेंगे जो आपको कल सिखा दी थी, ठीक है। और अगर रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट है तो हम इसी वर्किंग से बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। करें शुरू। अच्छा, अब सबसे पहली चीज एंट्री याद है, वैसे एंट्री सबसे पहली चीज तो थी यहां पर, यार बातें नहीं करो प्लीज। मिस्टर इमाम कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑन जकम जनवरी 16 and it will land on 31 December 16. Cost of project is 200 million. The following terms were agreed. 10% of the cost of project will be paid in advance, that is on Yakam January 2016 as down payment. The amount will be adjusted in quarterly bills. तो 10% एडवांस सबसे पहली एंट्री इसकी होनी है। क्या एंट्री होनी है? यकम जनवरी 16 पर जब ये 200 का 10% 20 मिलियन हम पे करेंगे तो एंट्री करेंगे एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी एंट्री डायरेक्ट यहाँ पर करनी है, तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर करंट एसेट्स में रखा। क्यों? क्योंकि 1 साल का प्रोजेक्ट है, ये सारे का सारा ही 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाना है, ठीक है। नहीं बोलेंगे हम, जाओ, हम नहीं बोलते। तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर पूरा नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री बनी जी, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर नामी एसेट डेबिट 20 से और कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। एंट्रीज आप ऐसा करें, बेशक अपनी वर्किंग या एंट्रीज ओपन करके रखें, आप अपनी वर्किंग ही ओपन करके रखें, मैं तो कहूँगा ये वाली एंट्रीज भी साथ आपको नजर आएंगी पिछली क्लास वाली, ठीक है। ले जी, सबसे पहली एंट्री आपने कर ली है, डन। उसके बाद काम शुरू हो गया। हाँ, ना लिखना पर्चे में, मैं तो एंट्री सिखा रहा हूँ। अगर बीच में ईयर एंड आ गया और ख़त्म ना हुआ तो सिखाना तो है ना कैसे चलना, ओके। अच्छा, ये एंड पे मैंने बताना था कि आपका दिल करे तो ना लिखे, एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो, लेकिन मैं अभी एंट्रीज करवा रहा हूँ, ओके जी। तो पहली एंट्री, सारी एंट्रीज करेंगे। तुम्हारी फरमाइशें। वेलकम। अच्छा जी, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, कैश को नहीं प्रेजेंट करते एक्सट्रैक्ट्स में, उसकी वजह कैश बैंक को क्यों नहीं करते पता है ना? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग नहीं है, सारे डेबिट्स क्रेडिट नहीं है, तो क्लोजिंग हम लिख नहीं सकते, ठीक है ना। बैलेंस शीट में इंसान बन जाओ, मुझे पता है तुम लोग आज बोर हो रहे हो बैलेंस शीट में, लेकिन ये ज़रूरी है आज का लेक्चर, ये ख़त्म करने के लिए था। अब डोल पीट देंगे ना आज इसका, कल नया टॉपिक शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्या बात कर रहा था? हाँ, बैंक का क्लोजिंग हम नहीं लिख सकते, कैश का क्लोजिंग हम नहीं लिख सकते नॉर्मली, क्योंकि इसका सारा डिटेल हमें गिवन नहीं होता। उसने शेयर इश्यू कर दिए, हमें बात देखी अभी 2-3 सवालों में, तो हम इक्विटी क्यों नहीं शेयर, अब यहाँ पे इक्विटी क्यों नहीं प्रेजेंट करने लग जाते बैलेंस शीट में? हमें पता नहीं ओपनिंग कितने शेयर्स पहले पड़े थे, कितने नए इश्यू है, तो अब क्लोजिंग क्या आएंगे। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस आता है। मैंने आपको जनरल लोन के बारे में बताया था कि जनरल लोन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में इसको नजर आना चाहिए। करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, लायबिलिटीज में आना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि उसका क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो लायबिलिटीज में नजर आएगा ना, ठीक है। अगर क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा तो लायबिलिटी में दिखा नहीं सकते। जैसे कई सवाल हमने देखे, जनरल लोन की एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस को दे देता था,
तो वो बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते थे, उससे हम एक्सपेंस तो एवरेज आउट करके निकाल लेते थे, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री होगी पहली, आप एंट्री जो है टिक करते रहिएगा अपने नोट्स पे। उसके बाद जी पहला बिल आया, देखो भाई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल पर CWIP की एंट्री करेंगे, CWIP की जर्नल एंट्री करेंगे किस दिन, डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल, और फिर जब ये बिल पे होगा तो उसकी पेमेंट भी हो जाएगी। वो सेम डे पे भी हो सकता है, जैसे हमने ये देखा था ए पार्ट में, CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल और कैश क्रेडिट, कैश ही क्रेडिट हो गया, 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 और बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया। दूसरा केस कौन सा बनाया था हमने, हाँ, कि जिस दिन बिल आता है उस दिन पे नहीं होता, उसके 10 दिन बाद पे होता है। तो जिस दिन बिल आता है CWIP की एंट्री उस दिन करनी है। वो बिल आने का मतलब ही क्या है, बिल्डिंग इतनी बन गई है तो बिल्डिंग को डेबिट कर दो, यानी CWIP है ना उस वक्त तक तो वो डेबिट कर दो, ठीक है। लेकिन जिस दिन बिल आया है उस दिन पेएबल स्टैंड करेंगे, और जिस दिन पे कर रहे हैं उस दिन, ठीक है। तो ये एंट्री पेएबल के केस में थी। अब ये मैं पार्ट बी की बैलेंस शीट बना लेता हूं, ठीक है, पार्ट बी की, ये बनाई हुई यहां पे लिखा, पार्ट बी की बैलेंस शीट बना लेता हूं। ए पार्ट तो आसान था ना, ठीक है, अब बी में मैक्सिमम है। चलो जी, अब पहला बिल आ गया जी, पहला बिल आ गया जी, पहला बिल आ गया। CWIP की जर्नल एंट्री करेंगे बिल के दिन। बिल किस दिन आया है, 31 मार्च 14 पर। 31 मार्च आपके पास एंट्रीज लिखी हुई है, मैं नहीं लिख रहा एंट्रीज, मैं दिखा भी नहीं रहा। 31 मार्च 14 पर एंट्री पास करो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। क्यों ना इसको यहाँ पे वर्क चलो यहीं पे कर लेते हैं, वर्किंग अगले सवाल में कर लेंगे जी। CWIP कितने से, 50 से CWIP डेबिट बढ़ गया, एसेट है, डेबिट बढ़ गया। उसके बाद ये हम एंट्री यूं करते थे, हम कहते थे ये 50 का बिल आएगा, हम कहेंगे चलो जी बिल्डिंग इतनी बन गई, बिल्डिंग डेबिट। उसका हम कहेंगे 50, क्या 50 चाहिए, हम कहेंगे नहीं नहीं, 5 हम पहले दे चुके, 2.5 आपको फिर कभी देंगे, 42.5 10 दिन बाद ले जाना। ए पार्ट में कहा था ये पकड़ो और निकलो, ठीक है ना। तो ये CWIP डेबिट, इतनी बिल्डिंग बन गई, 5 आपको पहले दे चुके, 2.5 फिर कभी देंगे, 42.5 10 दिन बाद आके ले जाना। अब ये एंट्री पूरी करनी है। CWIP डेबिट 50 से, एडवांस पहले दे चुके आपको, 5 आपको पहले दे चुके, एडवांस एसेट था, क्रेडिट, 2.5 आपके रख रहे हैं फिर कभी देंगे, पेएबल क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल के नाम से। देखो ये क्रेडिट ने एसेट को कम किया है, ये क्रेडिट ने लायबिलिटी स्टैंड की है। ये ना कहना इधर माइनस हो गया क्रेडिट और इधर प्लस हो रहा है, भाई ये एसेट कम हो रहा है, ये लायबिलिटी बढ़ रही है, वर्क है ना, ठीक है। CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट पहले दे चुके थे, ठीक है, एडजस्ट किया, और रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, ठीक है। और आखिरी क्या है जी, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 42.5। तो ये एंट्री हुई पड़ी है, ये CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी क्रेडिट। किस दिन, किस दिन, 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद सवाल ने कहा 10 दिन के बाद, बी पार्ट में, बिल विल बी पेड आफ्टर 10 डेज ऑफ इट्स रिसीट। तो 10 दिन गुजरे तो हमने इस पेएबल की पेमेंट की, क्या एंट्री बनी, पेएबल डेबिट कैश, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। अब पेएबल लायबिलिटी है, डेबिट करेंगे तो कम, तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। वो कैश को प्रेजेंट हम कर नहीं रहे, ओके सर। ये फिर लिखिए ना, अगर 10 दिन बाद देनी है तो। अच्छा जी, नेक्स्ट पहला बिल हो गया जी, ये दूसरी एंट्री की है हमने। दूसरी एंट्री ये पड़ी है, CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, और उसके बाद ये तीसरी एंट्री पड़ी है, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये बहुत मिक्स कर रहे हैं हम, बस ये नहीं लिखते, बस पता है आपको। डन हो गया। अब 31 मार्च को तो आया था ना बिल, 10 अप्रैल तक की एंट्रियां हो गई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला बिल किस दिन आया, 30 जून। एंट्री कितने से कितने से,
40 से CWIP डेबिट, 4 रुपए दे चुके थे, 2 आपको फिर कभी देंगे, और 34 रुपए 10 दिन बाद आके ले जाना। ठीक है, 10 दिन गुजरे, 10 जुलाई को वो आ गया, हमने कहा मेरे पैसे, हमने कहा पकड़ो, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट अच्छा जी, नेक्स्ट बिल 30 सितंबर वाला आ गया। 30 सितंबर को CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 25.5 से क्रेडिट। ये लायबिलिटी स्टैंड कर ली हमने, ये लायबिलिटी स्टैंड की हमने 30 सितंबर पे, और 10 अक्टूबर को वो पैसे लेने आया तो हमने कहा पकड़ो भाई जाओ, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, मैं सारी एंट्री सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूं भाई, ठीक है ना भाई साहब? हाँ, डबल एंट्री कर रहा हूं। नेक्स्ट आखिरी बिल 31 दिसंबर पर आ गया। इसकी पेमेंट कब हुई? 10 जनवरी अगले साल। लेकिन डे 1 से एक चीज सिखा रहा था जो यहां पे आके सही में समझ आई थी कि अगर 31 दिसंबर पे बिल आ गया है तो इसका मतलब इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। तो बिल्डिंग कंप्लीट होने पर CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट करना है। पैसे नहीं पे किए तो पेएबल, वो तो हम स्टैंड कर ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर 80 रुपए की एंट्री बनी, CWIP डेबिट 80 से, एडवांस क्रेडिट 8 से, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 4 से, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 68। ठीक हो गया। अब 31 दिसंबर पे बिल्डिंग क्या कह रहा है? कंप्लीट है। अगर बिल्डिंग कंप्लीट ना होती तो हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही नजर आता। लेकिन चूंकि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो अब बिल्डिंग डेबिट करके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करना चाहिए। ऐसे ही है। अब बिल्डिंग डेबिट कितने से होगी? जितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर देखो 50, 40, 30 और 80, आज तक कितना डेबिट हो चुका? और वो कह रहे हैं अब बिल्डिंग हो गई है कंप्लीट। तो हमने कहा ठीक है जी, क्रेडिट CWIP को करो और डेबिट कर दो बिल्डिंग को। इससे CWIP में 0 रह जाएगा, बिल्डिंग में 200 नजर आने लग जाएगा। ये वो आखिरी एंट्री, बिल्डिंग डेबिट, CWIP क्रेडिट। ठीक है, तुम ले लो जमाइया। उसके बाद ये एडवांस नील हो गया। असल में सारा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, तो जो एडवांस दिया था वो सारे का सारा ही एडजस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट रिटेंशन मनी पेएबल। भाई हर बिल में 5-5% रखते रखते हमने उसके 10 रुपए रख लिए। जो हम कह रहे थे कंप्लीट होने पे 10 रुपए रखेंगे और 6 महीने बाद वापस करेंगे। अच्छा, इसीलिए तो हमने इसको करंट लायबिलिटी में रखा। अगर यूं कह देते होमवर्क वाले सवाल की तरह से कि प्रोजेक्ट खत्म होने के 1.5 साल बाद वापस करेंगे तो फिर ये नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाता। ठीक है, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर में क्या नजर आ रहा है? सिर्फ एक बिल, वही आखिरी वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांगता इस सवाल में तो आसानी क्या थी? आप सिर्फ बिल्डिंग भी 200 से लिख सकते थे, लेकिन जाहिर है आपको ब्रैकेट में वर्किंग शो करनी पड़ती। ठीक है, कि हमने इस तरह से ये 4 चीज़ें मिलाकर 200 बनाया। आप एडवांस बिल्कुल भी शो ना करते, कोई मसला नहीं था। आपको रिटेंशन मनी पेएबल 10 शो करना था, यहाँ पर भी सिर्फ 68 डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने सारी डबल एंट्रीज आपको करके दिखाई हैं और हमारी ये बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, ओके। अच्छा, जो पार्ट ए की बैलेंस शीट होगी उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? सर ये 68 वाला बस ये नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही। और अगर इसी सवाल में लोन आ जाता, बोरिंग कॉस्ट भी ऐड होनी थी, वो तो अलग बात है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन और करंट पोर्शन वगैरह आता, और अगर उसका इंटरेस्ट पे ना हुआ होता तो वो पेएबल भी नज़र आता। ये एडिशनल चीज़ें आ सकती हैं। अगर इसी सवाल के अंदर अब बोरिंग कॉस्ट मिक्स हो, यानी IAS 23 मिक्स हो, तो क्या होगा? वो कहेगा जी इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने लोन भी लिया है। अब अगर लोन लिया है तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में वो नज़र आनी है, करंट और नॉन करंट में, अगर किस्तों वाला है तो, नहीं तो सिर्फ नॉन करंट, सिर्फ करंट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसका इंटरेस्ट कोई पेएबल है तो वो भी बैलेंस शीट में नजर आएगा। और एडिशनल चीज़, क्योंकि लोन आ गया है तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज वाली निकाल कर उसको CWIP में ऐड भी करना था, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं है, वो अल्फा ट्रेडिंग में है। ओके जी, यहाँ तक को मसला
साकिब कोई मसला है? मेरे साथ मसला है? अच्छा, मेरा मोबाइल है? अच्छा, ओह, सर से पूछ लिया? कोई क्लास तो एक्स्ट्रा नहीं है ना आज? चलिए ठीक है, आज फिर 2 बजे यहाँ पे ना प्ले कर देंगे आपके लिए हफ्ते वाला लेक्चर, ठीक है? जो यहाँ पे लेना चाहे। अब तो यूट्यूब पे है नहीं है, आईटी लैब में जगह है नहीं है, आप नमाज पढ़ के आएँ, 2 बजे यहाँ पे लेक्चर प्ले कर दिया जाएगा, हफ्ते वाला लेक्चर, ठीक है? आपके बाद 1 घंटा फ्री है तब ना जाके, आपके बाद 1 घंटा फ्री है तब जाके। मेरे बाद जो जाके लेना चाहे ले ले, जो यहाँ पे सुनना चाहे वो आ जाए, यहाँ पे चला देंगे, ठीक है? ओके, सही है? बस समझ आ गई है? इसी क्लास में, इसी रूम में 2 बजे हफ्ते वाला लेक्चर प्ले कर देंगे, अगर किसी ने देखना हो तो, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे और बाकी जहाँ जहाँ पे है वो तो है। अच्छा जी, शुरू करें जी काम? जी बच्चों, क्वेश्चन 4 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? एक अच्छा सवाल था। रिक्वायरमेंट चेक करो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, above information, compute the related amounts and disclose them under appropriate heads in ATL's statement of financial position as at 31 दिसंबर 14 in accordance with IFRS। ठीक है जी, बैलेंस शीट मांग लिया। देखें, असल में ना आप लोग फाइनल अकाउंट करके आते हैं इंट्रो में, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स नहीं है। जो वो आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना के आते हैं ना ट्रायल से, वो वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एनपीओ की बैलेंस शीट आप बनाते हैं और एनपीओ की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, वो भी ट्रायल से कभी कभी बनवा लेता है, लेकिन वो फाइनल अकाउंट जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप बना के आए ना, वो इंट्रो के बाद FAR 2 में है, FAR 1 में नहीं है, ठीक है? तो अब आई के जाहिर है इसको मिस करता है, तो फिर आपसे वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट्स मांग लिया करता है, ठीक है? सही है ना? उसकी कमी पूरी करने के लिए। और एक्सट्रैक्ट्स तो हर उस्ताद करवाता ही है, हजरत को जगा दो, ठीक है? जो बंदा भी कोई टॉपिक कराएगा वो आपको बहरहाल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक पहुंचाता ही है, ठीक है? हाँ, उसको ना कुछ कहना, तुम सो रहे थे, साथ वाले गुस्से से देखने लगा था। बस कर दो अब्दुल्ला, बहुत जाग गया है। अच्छा, तो भाई एक्सट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप देख रहे हैं स्टार्ट से ही चल रहे हैं, हर टॉपिक के अंदर हम एक्सट्रैक्ट्स तो बना रहे हैं। लेकिन जो चीज़ असल में ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम करते ही क्या है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखना है। तो जो भी चीज़ पढ़नी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाना तो होता ही है कि इसका इनकम स्टेटमेंट में क्या प्रेजेंटेशन है, बैलेंस शीट में क्या चीज़ है, कैसे डिस्क्लोज करना है चीज़ों को, ठीक है? अच्छा, तो बैलेंस शीट बना लेंगे जी, ठीक है? On 1 जुलाई 14, Alpha Trading signed an agreement with Quality Builders for construction of an office building at a cost of 500 million. Construction commenced on 1 जुलाई 14, इसी दिन काम भी शुरू हो गया, and is planned to complete on 30 जून 16। 2 साल प्रोजेक्ट चलना है। The payments made to builders were as follows। अब एक है इनवॉइस डेट और एक है पेमेंट डेट। इनवॉइस डेट का मतलब जिस दिन बिल आ रहा है, इनवॉइस बिल को कहते हैं ना। तो बिल आ रहा है 20 को, पेमेंट हो रही है 1 जुलाई को। बिल आ रहा है 10 सितंबर को, पेमेंट हो रही है 31 अक्टूबर को। बिल आ रहा है 30 दिसंबर को, पेमेंट हो रही है 31 जनवरी को। पहले बिल आता है, कुछ दिन बाद पेमेंट हो रही है, ठीक है ना? लेकिन ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी आप देख चुके हैं, अभी इमाम वाले सवाल के अंदर हमने CWIP की एंट्री की है बिल डेट पर, और फिर पेमेंट की एंट्री अलग से कर रहे थे, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर आ जानी है। चले, पेमेंट डेट है, डिस्क्रिप्शन क्या, एडवांस है जी। एडवांस तो खुद एडवांस होता है। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्रेस बिल 79 है, सेकंड प्रोग्रेस बिल 100 है, और आगे वो कहता है द प्रोग्रेस बिल्स वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस एंड डिटेंशन मनी एट 10% एंड 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल्स रिस्पेक्टिवली। ऊपर क्या गिवन है? ऊपर क्या गिवन है? ये नेट बिल गिवन था। वो कह रहा है ये नेट बिल हमने पे करना है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 10% एडवांस एंड 5% रिटेंशन मनी। 10% ही था ना एडवांस, 500 मिलियन का प्रोजेक्ट था, 10% एडवांस 50 मिलियन पे किया, ठीक है?
अब आप ये नहीं कह सकते तो यार पेमेंट तो नेट की होनी है ना। अब तो आपको पता है कि हमने ग्रॉस बिल से CWIP को डेबिट करना होता है। हमने ग्रॉस बिल को, छुट्टी वाले के लिए नहीं, ग्रॉस बिल को हमने डेबिट करना होता है CWIP में, ठीक है, और फिर चीजें क्रेडिट करते जाते हैं उस हिसाब से। और फिर नेट वाली तो पेमेंट होती है जो उसी दिन पे हो जाता है या पेबल स्टैंड करके बाद में कर रहे हो, ठीक है ना। तो ग्रॉस बिल यहां पे गिवन नहीं था सवाल के अंदर। कितने बच्चों ने घर पे इसको आइडेंटिफाई कर लिया था बगैर सोल्यूशन देखे पहली बार, बगैर सोल्यूशन देखे? अच्छा, वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने ये सवाल पूरा कर दिया और जज्बाती होकर इस नेट को पकड़ा, ग्रॉस कह के इसका 10% और इसका 5% माइनस करके सारा सवाल कर दिया, वो हाथ खड़ा करें। पिछली क्लास में ज्यादातर बच्चे ऐसे थे और उनको बहुत शाबाश दी थी मैंने, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन नहीं देखा और पूरा सवाल कर दिया था। अब वो जिंदगी में नहीं भूलेंगे इस बात को। तो ये नेट था जी, ग्रॉस नहीं था। अब इसको ग्रॉस बनाना था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है जी प्रोग्रेस बिल्स को हम पे करते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 10% एडवांस एंड 5% रिटेंशन मनी ऑफ द ग्रॉस बिल्स। रिटेंशन मनी इज टू बी रिफंडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ वारंटी पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। यानी कि 30 जून 16 पर, अच्छा हम लोग ना 1 जुलाई 14 पे काम शुरू हुआ है, तो हम लोगों को उसने 31 दिसंबर 14 पे लाके खड़ा कर दिया। अभी 31 दिसंबर 15 भी नहीं आया, फिर जाके 16 आएगा, फिर उसमें कंप्लीट होगा, फिर उसके भी 1 साल बाद, वारंटी पीरियड 1 साल रखा हुआ है, उन्होंने ये पैसे वापस करने हैं। तो रिटेंशन मनी इस सवाल के अंदर नॉन करंट में शो करना था, ठीक है। एक तो ये पता लग गया। नॉन रूटीन स्टॉपेज है, वो बात की बात है, पहले इसको देखें। इधर इनवॉइस डेट 30 जून 2014 है, पेमेंट हुई है इसकी 1 जुलाई 14 पर। अब मसला ये है कि ये जो अमाउंट गिवन है सवाल के अंदर 50, अच्छा ये तो 50 ओ यार ये तो क्या है, एडवांस है। एडवांस में तो कोई जो है वो ग्रॉस और नेट का चक्कर ही नहीं होता। मैं कहूँ जी ग्रॉस बिल और एडवांस जो कि सवाल ने बताया 10% है, और रिटेंशन मनी जो कि 5% है, ठीक है ना जी। तो नेट बिल 50 का है, एडवांस है ना, एडवांस में से एडवांस थोड़े एडजस्ट होता है, ये तो ग्रॉस भी 50 का ही होना है। ये तो पहला बिल था, ये तो गया हो। उसके बाद 10 सितंबर को एक नई इनवॉइस आई, कॉन्ट्रैक्टर ने भेजी अल्फा ट्रेडिंग को, और उसके ऊपर लिखा हुआ था 79। एम आई राइट? नहीं, यहीं पर तो धोखा दिया सवाल ने। ये नेट नहीं था और ये ग्रॉस नहीं था, ये नेट था, ठीक है, 79.9, ठीक है। अब इसकी पेमेंट जब होनी है 31 अक्टूबर 14 पर, तो बेटा उस दिन पेमेंट जो है वो 79.9 की ही होनी है। भाईजान पेमेंट कितनी होनी है? 79.9 की ही होनी है, ओके, पेमेंट डेट पे। लेकिन मसला ये है कि पेमेंट की अमाउंट से बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें ग्रॉस बिल चाहिए, ठीक है। अगर उसने कहा है कि ये नेट पेमेंट नेट हो चुकी है 10% 5%, तो ग्रॉस बहरहाल हमें चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा जी अगर 10% एडवांस है, 5% रिटेंशन मनी है, तो फिर नेट में बिल कितना पे होता होगा? यानी 100 रुपए का बिल लाता है तो हम 10 रुपए उसमें से एडवांस की मद में रख लेते हैं, 5 रुपए उसमें से रिटेंशन मनी रख लेते हैं, और बाकी 85 उसको, बाकी 85 भाई डिस्टर्बेंस ना करो यार प्लीज, तुमने छुट्टी की तो साथ वाले को भी तंग कर रहे हो जी। अगर मिसाल के तौर पे परसेंट का मतलब ये होता है ना, अगर 100 रुपए का बिल आता है तो हम 10 रुपए एडवांस की मद में रख लेते हैं, 5 रुपए उसके रिटेन कर लेते हैं और 85 उसको दे देते हैं। इसका मतलब नेट बिल 85% होगा, हमें चाहिए ग्रॉस बिल 100%, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 79.9 जो है ये 85 पे पड़ा है, हमें इसको 100 पे लेके जाना है, डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, 94। अब ये 94 यहाँ पे आता गया, अगला काम तो बिल्कुल आसान है, एडवांस इसमें से 9.4 रखा होगा और 4.7 रिटेंशन मनी, और चेक कर लो वो सेम ही होगा। ऐसे ही 30 दिसंबर को
अगला बिल आया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये बातें हैं छोटी छोटी, लेकिन ऐसे नंबर लूज हो जाते हैं, आसान सी बात। बिल किस दिन आया है? इनवॉइस डेट, बिल डेट। बिल डेट किस दिन की है? तो इस दिन CWIP की एंट्री हो जाएगी, हालांकि पेमेंट इस दिन नहीं। ये पहले दिन से सिखाता आ रहा हूं उसमें, लेकिन एंड पे आके कंक्लूड हुई बात। पहले बात याद हो गई कि मैंने आपको कहा था शुरू से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेना, कॉस्ट लेना, कॉस्ट लेना। बिल आ जाए तो CWIP में ऐड कर देना, पे करो या ना करो। समझिए, कल जाके आया था और आज कंक्लूड हो रही है ये बात, ठीक है ना। बहरहाल दोबारा देखते हैं, अभी एंट्री तो करनी है। 30 दिसंबर को बिल आया, पेमेंट तो इसकी जाके हो रही है अगले साल 31 जनवरी पर। लेकिन हमें इससे क्या, हमने तो बिल डेट के ऊपर CWIP को डेबिट कर लेना है, लेकिन मसला वही है, ग्रॉस अमाउंट से करना है। सवाल में हमें नेट गिवन 100.3। अब ये 100.3 जो है, ये 94 ऐसे निकला है। अब 100.4 और 100.3 जो है भाईजान, ये 85 पे पड़ा है। हम कह रहे हैं भाई आप जरा 100 पे जाके तो दिखाओ। उसने कहा चला जाता हूँ 100 एग्जैक्ट, ये डबल स्टार, ठीक है। तो 11.8 एडवांस काटा होगा, ये वर्किंग वन हमारी, ठीक है। अब हमारा सवाल बिल्कुल इमाम वाले सवाल जैसा हो गया, ठीक है। यहां पे कोई एडवांस नहीं, कोई रिटेंशन जी। हाँ, मैंने अभी अभी क्रॉस लगाया इधर, यस। ये भाई ग्रॉस बिल एडवांस है, यकम जुलाई को से पकड़, ये कंट्रैक्टर है हमारा। हमने कहा ये पकड़ो 50, ये पकड़ो 50, काम शुरू कर दो। क्या कहेंगे? ये पकड़ो 50, अच्छा चलो 5 निकालो, एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं। ओ भाई एडवांस ही तो दिया अभी, प्रोग्रेस बिल में से एडजस्ट होना है। ये 50 पकड़ाए, उसे कहा जाओ, ये 50 पे कर दिया। अब इस 50 की एडजस्टमेंट हम यहां पे करते जाएंगे हर बिल के अंदर, और अल्टीमेटली ये 50 नहीं देंगे। अब यही सिखाया था, हफ्ते को आए थे ना। हाँ जी, यही वाला 50 एडजस्ट हो रहा है, बिल्कुल। प्रोजेक्ट पूरा होगा तो यहां भाई, प्रोजेक्ट पूरा होगा तो ये इनका टोटल एडवांस, ये आपको 200 रुपए का प्रोजेक्ट याद है? बोलो, इस 200 रुपए के प्रोजेक्ट का 10% कितना बनता है? जरा इस एडवांस वाले कॉलम का टोटल करो। 20 आ गया पूरा, ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये 200 का प्रोजेक्ट था टोटल में नहीं कर रहा। रिटेंशन मनी कितना रखा आपने? अल्टीमेटली 10, सारे बिलों के अंदर ये 10 बन जाना है, और नेट में आपने फिर 170 पे भी कर दिया। तो ये इस तरह से 200 बना होता है। आप 20 पहले पकड़ा देते हो उसको, 10 उसका रख लेते हो, 170 मतलब 170 भी दिया, 20 भी दिया आपने, 10 वापस, 10 आपने उसका रिटेन किया हुआ। लेकिन तरतीब क्या होती है? तरतीब डिफरेंट है। तरतीब ये है कि हमने पहले उसको एडवांस दे दिया, अब जब बिल आता है तो बिल में से एडवांस एडजस्ट करते हैं, रिटेंशन मनी रखते हैं और बाकी पे करते जाते हैं। तो ये हर बिल का जब 10% निकलेगा तो ये टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? 200। अब इधर देखो, इस 200 का 10% भी 20 है, इसी 200 का ये ब्रेकअप है, मतलब 200 इनका मजमुआ है, तो हर एक का 10% भी अल्टीमेटली 200 का 10% ही बनेगा ना। तो इस तरह से हम हर बिल में एडजस्ट करते हैं भाई, ठीक है। ओके, अब मसला यहां पर सिर्फ ये है कि यहां पे पूरा प्रोजेक्ट 2 साल चलना है। अभी उसने हमें सिर्फ 2 प्रोग्रेस बिल्स दिए हैं, अभी तो अगला 1 साल और उससे अगले 1.5 साल अभी पड़ा है इस प्रोजेक्ट का, तो 1.5 साल में 50 एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, लो जी, हमारा काम तैयार हो गया है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री तब हम कर सकते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये इस दिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये एडवांस को एडवांस ही रख लो, इसको ना लाओ CWIP में, या आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ग्रॉस बिल जब डालते हैं, ग्रॉस बिल में हर दफ़ा टोटल अमाउंट आती जाती है तो अल्टीमेटली एडवांस पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके एंट्री करेंगे हम, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अभी एंट्री करवा के आ रहा हूँ पिछले सवाल में, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, जागते रहना बस, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, ठीक है। उसके बाद ये बिल आया, ग्रॉस बिल 10 सितंबर को एंट्री होगी। CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 10 सितंबर पे, और फिर 31 अक्टूबर में एंट्री होगी पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। फिर 30 दिसंबर को एंट्री होगी, 30 दिसंबर को 118 से CWIP डेबिट। इसलिए कहता था पेमेंट को मत देखो, बिल को देखो, बिल आ गया तो कंस्ट्रक्शन हो गई इतनी कंप्लीट, करो CWIP डेबिट। तो 30 दिसंबर पे
118 से CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। ठीक है, और ये जो पेबल है, ये वाला पेबल ये लाल हो गया क्योंकि ये इस साल में पे नहीं हो रहा। आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसको आपने पेबल दिखाना है। नहीं, ईयर एंड की डेट 31 दिसंबर है हमारे तो। ओके, वो कोई और सवाल था? ठीक है सर। ओके, कर लेंगे एंट्रीज भी, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। अब ये जो पैसे लगाए थे ये इस्तेमाल कहाँ से कर लिए, फाइनेंस कहाँ से किया? अरेंज बैंक लोन ऑफ 100 मिलियन वॉज ऑब्टेन ऑन 1 जुलाई 2014। ये स्पेसिफिक लोन है क्योंकि सवाल ने कोई बताया कौन सा है। वैसे नज़र भी आ रहा है 1 जुलाई को प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस दिन लोन लिया। ठीक है, लेकिन खामोश हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं? आमिर भाई कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू करना है, करें जी, बीच में ना कहा करें जी।